खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। 8:36 हमारे स्टूडियो की घड़ियों में हुआ चाहते हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा प्यार भरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे साथ न सिर्फ जुड़ते हैं बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। आज पीर का दिन है, एक नई सुबह का आगाज़, नए हफ्ते की शुरुआत और हमारा भी प्रोग्राम का नया शुमारा। मैं यानी आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और जम्मू स्टूडियो में इस प्रोग्राम में 10 बजे तक हमारा और आप सबका साथ देंगे मेरे साथी ज़हूर लोला भी। आप सब भी हमारे साथ रहेंगे, आपकी कॉल्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा इस प्रोग्राम में हमारी तरजीहात में शामिल हैं। एक एक करके थोड़ी देर में उन तमाम मौज़ूआत की तरफ चलेंगे जो आपके सामने हमने तरजीह बुनियादों पर रखने हैं। लेकिन सबसे पहले इस प्रोग्राम में जहाँ आप सब जानते हैं कि हमारे साथ जुड़ने का तरीका न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए है बल्कि फ़ेसबुक और इसके अलावा यूट्यूब पर वक्फे से नशरियात वहाँ पर भी चल रही हैं, तो वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात रखिएगा, अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएं। और इसके अलावा एक्स पर, इंस्टाग्राम पर भी हमारी साथ साथ पोस्ट आपके साथ शेयर होती रहती हैं। जिन जिन इलाकों से, जिन जिन हिस्सों की, जिन जिन रियासतों या यूटीज़ की खबरें होती हैं उनमें भी देखने, पढ़ने और या ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इससे पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ जाएं। आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो तरजीह है वो ये कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज ख़ास क्या है। अप्रैल की आज 14वीं तारीख है, साल 2025 से चौथा महीना। अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत क्या है, ज़रा वो समझने की कोशिश करेंगे। बुनियादी और ज़रूरी मालूमात ज़हूर आप तक पहुँचाएंगे और उसके बाद आज के प्रोग्राम का ख़बरों से बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज 14 अप्रैल है, सोमवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम वाक़ात एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन 14 अप्रैल 1659 में औरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त के लिए दुराई की लड़ाई में दारा को शिकस्त दी थी और दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। 1944 में आज के दिन बम्बई, जिसे आप मुंबई कहते हैं, विक्टोरिया बंदरगाह पर जंगी साजो सामान से लदे जहाज़ में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 1200 लोग हलाक हुए। 2010 में आज के दिन मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में गिरदावी तूफान में 123 लोगों की मौत हुई थी। ये भी आज के दिन हुआ था। 1563 में सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ। 1849 में आज के दिन यूरोपीय मुल्क हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया से बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान किया। 1913 में 14 अप्रैल को बेल्जियम में हक के राय दही के लिए आम हड़ताल शुरू की और हक के राय दही की वकालत की गई। 1961 में उस वक्त के सोवियत यूनियन ने टेलीविज़न से बराह रास्त नशरियात शुरू की। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत सोवियत यूनियन ने आज के दिन की थी। 1988 में उस वक्त के सोवियत यूनियन और अमेरिका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन अफ़गानिस्तान के मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। और 2004 में 14 अप्रैल को पाकिस्तान में पार्लियामेंट के ऐवान बाला में कौमी सलामती काउंसिल की तश्कील को मंजूरी दी गई थी। इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान में आज के दिन हुई थी, 14 अप्रैल 2004 में। और 2010 में, आज से 15 बरस कबल, चीन के कगाई में 6.9 शिद्दत का ज़िलज़ला आया, जिसके नतीजे में 2700 लोग हलाक हुए। 1955 में भारत ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका पर फतह हासिल की थी। आज के दिन एशिया कप टूर्नामेंट को भारत ने अपने नाम किया था। और 1891 में आज के दिन आईन के मेमार बाबा भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और भारत के हवाले से भी ये दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज के दिन जिन्होंने भारत का आईन तैयार किया था, भीमराव अंबेडकर, उनकी आज पैदाइश हुई थी। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि जहां भारत सरकार की तरफ से उन लोगों को भारत लाया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर खून खराबा किया या मिलिटेंसी में मुलव्वस हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब भारत सरकार ने मजीद चौकसी बढ़ा दी है और उन लोगों को भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, यहाँ स्कैम किए हैं, उसमें मुलव्वस है। और अब उनके खिलाफ भी जो नकेल है वो कसी गई है। और आपको बता दें कि मेहुल चोकसी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मफरूर ताजिर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी को यूरोप के बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो इलाज के लिए यूरोप में थे और इस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि
इस हवाले से जो भारतीय हवालगी की दरख्वास्त पर ये कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एक बड़ा स्कैंडल इन पर है, 13,500 करोड़ का पीएनबी स्कैम जो है उसमें ये मुलव्वस है और मफरूर है, मुल्क से भागे हुए हैं, लेकिन अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतलात ये है कि गिरफ्तारी मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको आप ईडी कहते हैं, इसके समेत जितनी भी भारतीय एजेंसियां हैं उनकी दरख्वास्त पर की गई है। मुंबई की अदालतों की जानिब से भी उनके खिलाफ जारी किए गए नाकाबिले जमानत वारंट के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और आप सब जानते हैं नॉन बेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ अदालतों की तरफ से। और पंजाब नेशनल बैंक कर्ज फ्रॉड केस के सिलसिले में मतलूब हीरों के मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी को बेल्जियम के हुकाम ने गिरफ्तार किया है। और पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स इस बात की भी तस्दीक कर रही थी कि वो बेल्जियम के अंदर ही मौजूद हैं। काफ़ी वक्त उनको हो गया था, मुल्क से बाहर थे, मुसलसल गिरफ्तारी से बच रहे थे, कभी ट्रिनिडेड टोबैगो तक जाकर पहुंचे और कभी जाकर यूरोप तक। और इस बार भी इतलात ये हैं कि गिरफ्तारी जब हुई है, जो ज़राया बता रहे हैं कि यूरोप में वो इलाज मुआलजे की गर्ज से गए थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। ज़राया ने तस्दीक की है कि गिरफ्तारी मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हम आहंगी और बाकी जो भारतीय एजेंसियां हैं उनकी दरख्वास्त के बाद की गई। मुंबई की अदालतों की जानिब से उनके खिलाफ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं। मेहुल चौकसी जो 2018 से मफरूर हैं, मुबैना तौर पर इलाज के लिए यूरोप में था और 11 अप्रैल को इतलात के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। और ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि गिरफ्तारी पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के धोखाधड़ी में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुंसलिक है। और एक और स्कैंडल जिसमें इसका भतीजा नीरव मोदी भी शामिल है। बेल्जियम के हुकाम ने मेहुल चौकसी की मुल्क में मौजूदगी की तस्दीक उस वक्त की थी जब गुज़श्ता माह रिपोर्ट सामने आई थी कि मफरूर ताजिर जो एंटरप में मुकीम था और वहाँ इतलात के मुताबिक रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर रखा था, उस वक्त कंफर्म हो गया था कि वो बेल्जियम के अंदर था। इस मामले के बारे में बात करते हुए बेल्जियम के फेडरल पब्लिक सर्विस FPS खारजा उमूर में सोशल मीडिया और प्रेस के तर्जुमान या जो उनके प्रवक्ता हैं, सर्विस के सरबराह डेविड जॉन्स की तरफ से बताया गया है कि सरकार इस केस को बहुत करीब से देख रही है, निगरानी जारी है और इस पर खासी तवज्जो मरकूज़ है ताकि इस केस को निपटाया जा सके। और जो भी ज़रूरत भारत सरकार को पड़ेगी, यकीन दिलाया गया था कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक पूरी तरीके से साथ दिया जाएगा। साथ साथ जॉन्स के हवाले से भी कहा गया है कि उनने ये भी तस्दीक की कि फेडरल पब्लिक सर्विस यानी FPS खारजा उमूर और इस केस से वाकिफ़ है, इसको बहुत अहमियत और तवज्जो देती है। इनफरादी केसेस पर कोई तबसरा तो नहीं किया जाता, लेकिन ये केस फेडरल पब्लिक सर्विस जस्टिस के दायरा अख्तियार में आता है और खबरसां इदारे भी मकामी सतह पर तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो मेहुल चौकसी के अगर वो गिरफ्तार हुए हैं, इसकी कंफर्मेशन भारत सरकार भी कर देती है, उसके बाद क्या उनको वापस भारत लाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, जिसकी कोशिश अब तक भारत सरकार की तरफ से रही है। आप सब जानते हैं कि 2 या 3 रोज़ कबल एक अहम पेशरफ्त हुई कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से भी मुंबई हमलों में, जहां आप सब जानते हैं जो कुछ हुआ साल 2008 में 26/11 को और जितने लोगों ने जाने गंवाई, उसके लिए जितने भी जिम्मेदार थे उनमें से एक वो शख्स जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान से लेकिन फिर कनाडा में और वहाँ से अमेरिका मौजूदा वक्त में रहता था, चला गया। और नाम आप सब जानते हैं, पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई राणा की और वो तो अलग केस ज़रूर था, लेकिन एजेंसियों के मुतहर्रिक होने की तस्दीक ये केस कर रहा था कि भारत लाने में किस तरीके से तहव्वुर राना को इतनी आसानी के साथ काम शायद किया गया होगा, महसूस तक नहीं होने दिया गया। उसी हिसाब से उसी तर्ज पर शायद एजेंसियां मौजूदा वक्त में काम कर रही हूँ। ये देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। फिलहाल मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद सबकी नज़रें इस बात पर रहेगी कि क्या उनको भारत वक्ती तौर या किसी मुकर्रर मुद्दत के अंदर लाया जाएगा तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, या फिर अभी भी कोई बचने का रास्ता उनके पास है जहां वो बाहर रह सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये भारत सरकार की जानिब से इस पर मजीद कंफर्मेशन आएगी तो ही कुछ इस पर लबकुशाई की जा सकेगी। ये तो एक खबर, लेकिन साथ साथ बात अब ज़रा करते हैं हज 2025 के ताल्लुक से भी, क्योंकि मुसलसल पॉलिसी में तब्दीलियां हो रही हैं, जहां पर नए वीज़े, नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और बहुत सारे लोगों को कहा गया कि वो 15 शवाल से पहले सऊदी अरब से वापस निकलें, ख़ासतौर से जो उम्रे की अदायगी के लिए गए थे और हज सीज़न के दौरान वहाँ पर रहना चाहते हैं, वो गैर कानूनी माना जा रहा। लेकिन हज 2025 के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीज़ों पर पाबंदी सऊदी हुकाम की जानिब से कर दी गई है। हुजूम से मुंसलिक खतरात को कम करने के लिए हुकूमत के मुताबिक इकदाम ज़रूरी थी और पहली बार आने वाले जो आज़मीन हैं उनको हज के दौरान तरजीह दी जाएगी। यानी कोशिश ये है
कि माजी में जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहे, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, कई बार भगदड़ मची, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सर्कुलर्स जो जारी किए जाते रहे, भारत सरकार को जब बताया गया कि हमने गाइडलाइंस में तब्दीली की है, नई गाइडलाइंस जारी की है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीज़े नहीं दिए जाएंगे, तो फ़ौरन से हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से भी इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से भारत सरकार को भी बताया गया दीगर ममालिक के साथ। और जब ये ऑर्डर सामने आए, सर्कुलर सामने आया, तो कई लोगों के इस बार कैंसिलेशन भी हो गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वेबसाइट पर भी बता दिया गया, हज सुविधा ऐप के जरिए, स्टेट हज कमेटियों के जरिए बता दिया गया। आज बाज़ाब्ता तौर पर यह भी कहा गया कि अप्रैल 14 तक जब जो लोग कैंसिलेशन करेंगे इस हवाले से, जिन्होंने 12 साल से कम उनके बच्चों को अपने साथ ले जाने की तैयारी की थी, अगर वो उन बच्चों को वीज़ों पर पाबंदी जब लगी है तो आज यानी 14 अप्रैल से तक किसी भी तरीका का कोई पैसा या कोई रकम आपको नहीं देनी पड़ेगी जब आप कैंसिलेशन करेंगे या जब वो फॉर्म आपको वापस लेने हैं। कैंसिलेशन जो है वो 14 अप्रैल यानी आज गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसका आज आखिरी दिन है, इसके बाद मुश्किलात बढ़ सकती हैं फिर उन लोगों के लिए भी जो बच्चों को साथ ले जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना की सरकार की जानिब से तस्दीक की गई है, आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 37 बच्चों के वीज़ों को कैंसिल किया गया पूरे स्टेट के अंदर। और इसी तरीके से बाकी जगहों पर भी हम देख रहे हैं सूरत हाल यही है, जिस पर मुसलसल नाराज़गी का इजहार भी बहुत सारी तंजीमों की जानिब से किया गया कि मौजूदा वक्त में जहां हज के ऐन मौके पर इस तरह के फैसलों से बचा जाना चाहिए था मगर नहीं हुआ। ये तो एक बात थी हज के हवाले से, लेकिन बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर की भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हज 2025 के दौरान बड़े फैसलों में एक फैसला ये भी हुआ कि भारत का हज के हवाले से जो प्राइवेट कोटा था उसमें 80% की तखफीफ की गई है, कमी कर दी गई है। और जब ये फैसला हुआ तो जम्मू कश्मीर से भी नाराज़गी का इजहार किया गया। मरकज़ के साथ मामला सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए ही लेकिन उठाया ज़रूर गया। जो बेशतर इस वक्त आज़मीन हैं उनने रकम की अदायगी मुकम्मल कर ली और उसके बाद जब ये हुक्मनामा सादिर किया गया और जो इंडिया का ख़ास तौर से जो हज कोटा था वो आप सब जानते हैं वो 1,75,000 के आसपास रहता है या इससे कई बार बढ़ भी जाता है, लेकिन जब 80% हज कोटे में कमी की गई, तकरीबन 52,000 के आसपास ऐसे आज़मीन हज हैं जिनकी जो हज फॉर्म है वो कैंसिल किए गए, जिन्होंने पेमेंट्स भी कंप्लीट कर दी, यानी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और उसके बाद हज पेमेंट्स होने के बाद ये 80% की कमी कोटे में की गई। इस पर नाराज़गी का इजहार जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला की तरफ से हुआ। उमर अब्दुल्ला जिनने एक्स पर एक पोस्ट लिखी, महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी, दोनों की जानिब से ज़रूर इजहार तशक्कुर किया गया कि जो इक़दाम अब तक किए गए वो ठीक हैं, लेकिन जो कैंसिलेशन हो रही हैं, नाराज़गी का इजहार उस पर। द रिपोर्टेड कैंसिलेशन ऑफ हज स्लॉट्स फॉर ओवर 52,000 इंडियन पिलग्रिम्स, जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट्स कर दी थी, जिसकी तस्दीक खुद सरकार भी करती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, डिफरेंट स्टेट्स करती हैं। और एक्स पर इस पोस्ट के जरिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनसे ये मुतालबा किया गया कि इस मामले में फौरी तौर पर वो एंगेजमेंट्स को आगे बढ़ाएं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो सऊदी अरब के साथ हैं उनके साथ इस मामले के हल के लिए इकदाम करें, उनके साथ बराह रास्त बातचीत हो, इस बात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश हुई है उमर अब्दुल्ला की जानिब से। साबिक जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस खबर को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। 80% के आसपास जो प्राइवेट हज कोटा भारत का कट किया गया और अचानक से इस तरह का फैसला लेना जो कि बहुत सारे आज़मीन को उनके लिए परेशानी का सबब बना है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट के जरिए न सिर्फ भारत सरकार के नोटिस में मामला लाया बल्कि वजारत खारजा, ख़ास तौर से डॉक्टर एस जयशंकर जो वज़ीर खारजा है मुल्क के, उनसे कहा कि विदेश नीति आपकी अच्छी है, सारे मामला ठीक हैं, लेकिन ऐन मौके पर इस तरह का कोई फैसला लेना जो परेशानी का सबब बन रहा है, फौरी तौर से इस पर इकदाम उठाए जाएं। आप सब जानते हैं ये फैसला सऊदी अथॉरिटीज़ ने, अब हो सकता है कि सिचुएशन उन्होंने अपने हिसाब से वो उसको डील कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पेमेंट्स कर चुके हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि आप पेमेंट्स करने के बाद इस तरह का फैसला ले रहे हैं जहां पर परेशानी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद मुसीबत उन लोगों के लिए बढ़ सकती है जिनने पेमेंट्स की लेकिन जाने का मौका नहीं मिला। अचानक से बीच में इस तरह का फैसला हुआ जिस पर नाराज़गी अब बढ़ रही है। हज 2025 के हवाले से बात होती रहेगी, लेकिन एक बड़ा और अहम तरीन मंसूबा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, जिस पर सबकी नज़रें हैं। कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन के ज़रिए जोड़ने की जो कोशिश है उसमें पहला पड़ाव कंप्लीट हो गया है। कुछ दिनों का इंतज़ार है, सिर्फ 4 दिन के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आएंगे और 19 तारीख को रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होगा। लेकिन कटरा से कश्मीर की तरफ या श्रीनगर की तरफ जब ट्रेन रवाना की जाएंगी तो इफ्तिताही तकरीब
बड़े पैमाने पर लोगों के आमद के साथ साथ सरकारी अफसान, सिक्योरिटी एजेंसियां, दीगर मामला देखे जाने हैं। वज़ीर आज़म जब चिनाब से कटरा का ट्रेन के जरिए सफ़र करेंगे, उससे पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किए गए हैं और मुतअद्दिद मकामात पर जहां हमारी जानकारी के मुताबिक रेल प्रोजेक्ट का 19 अप्रैल को इफ्ताह होगा। जो भी चिनाब से लेकर रियासी से लेकर कटरा शहर तक जितने भी इस पवित्र स्थल तक जो भी इकदाम किए जाने हैं वो मकामी सतह पर हो चुके हैं। साथ साथ ये भी कंफर्मेशन हो रही है कि वज़ीर आज़म जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो उनके साथ मरकज़ी वज़ीर रेल भी हो सकते हैं और इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से हैं और रुकने असेंबली भी, रुकने पार्लियामेंट भी हैं। इसके अलावा रेल प्रोजेक्ट का जब इफ्तिताह होगा तो जुगल किशोर शर्मा भी और भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तमाम लोग होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार के मुताबिक 119 किलोमीटर जो टनल्स हैं, 272 किलोमीटर का कुल हिस्सा जो है वो राब्ते के लिए या कनेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन बन रहा है और तवील तैयारी की जा रही है। अब ये सेक्शन तैयार है। 272 किलोमीटर के हिस्से में 119 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, टनल्स बनाए गए हैं जिनकी 27 के आसपास तादाद बनती है और ये पूरा इलाका कश्मीर की मजहबी, सयाहत और राब्ते की ज़रूरियात के लिए बहुत अहम है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि 19 अप्रैल को इस प्रोजेक्ट को कौम के नाम जब वक्फ किया जाएगा तो रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे के आगाज़ की तारीख पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का मंसूबा बनाया गया है। एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से चलेगी और दूसरी कटरा से श्रीनगर तक जानी है। प्राइम मिनिस्टर चिनाब पुल से कटरा तक ट्रेन में सफ़र करेंगे। रास्ते में सबसे ऊंचे पुल का इफ्ताह करेंगे, मुआयना करेंगे। साथ ही केबल स्टेट पुल का भी इफ्ताह किया जाएगा। एक और अहम फैसले में रेलवे ने बड़ी तादाद में ऐसे कारकुनान को मदऊ किया है जो रेलवे की तारीख में सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में काम करते रहे। संजीव पराशर के पास चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हैं। संजीव, 19 तारीख या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है या कुछ दिन बचे हैं, बहुत कम वक्त है। क्या तैयारियां रियासी के अंदर, पर्टिकुलर कटरा के अंदर, चिनाब और आसपास के हिस्सों में हैं जहां इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई जाएगी, इसका उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां, काफ़ी ज़्यादा हलचल पूरे रीजन के अंदर बढ़ रही है? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करें तो जिस तरह से ऑफिशियल जो रेलवे की घोषणा की गई है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी इस जो रेल श्रीनगर जाएगी उसका जो कटरा से उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी व्यवस्था की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी व्यवस्था जहां पे काफी बढ़ा दी गई है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबसे देश का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वहां पर जाएंगे, उसका जो जायजा लेंगे। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वही अगर बात करें तो कटरा से हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो वंदे भारत पहली ट्रेन होगी वो सीधे श्रीनगर जाएगी। अगर बात की जाए तो जैसे संगलदान से श्रीनगर में जो ट्रेनों का आवागमन है वो चलता रहा है। और कटरा से अगर बात की जाए, कटरा उधमपुर जिस तरह से है तो 272 किलोमीटर है। अगर इसमें बात की जाए तो लगभग 3 घंटों में हम कटरा से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। इस बार हम ये भी देख रहे हैं ना कि अब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चलता है, लेकिन इतना बड़ा इवेंट जब है तो संजीव किसी किस्म की कोई ट्रैफिक एडवाइजरी पहले से, कोई ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है कि कटरा कौन आ सकता है, कटरा से रियासी कौन जा सकता है और क्या क्या उसके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स रहेंगे? ट्रैफिक के एतबार से तैयारियां क्या है? बिल्कुल, बात की जाए तो अभी जिस तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी की बात की जाए तो इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से चंद घंटे बोल सकते हैं और लगभग 1-2 दिन का समय है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एडवाइजरी वो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो एडवाइजरी जारी करेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उड़ान होगी वो उधमपुर जो एयरफोर्स है वहां पे वो रुकेंगे और उसके बाद वो कटरा आएंगे, कटरा में हरी झंडी दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहले भी जो कटरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां पे आए थे तो वो तब वहां पे ही उतरे थे, जो उनके हेलीकॉप्टर थे वहां पे उतरे थे। तो अगर इस बार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी इसका क्लियर नहीं हो पाया कि उधमपुर आएंगे या कटरा आएंगे पहले। तो हमें लगता है कि वो सीधे कटरा आएंगे और कटरा से वो कोड़ी जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है उसका भी जो जायजा लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसकी जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में बड़ी महारत हासिल की है, बहुत काम किया है,
या जो पूर्व अधिकारी हैं, कुछ वर्कर्स हैं, उन तमाम लोगों को भी बुलाया जा रहा है उससे पहले? उनकी मदद किस मकसद से ली जा रही है? जी, बिल्कुल बात की जाए तो जिस तरह से ये बड़ा ही अनोखा काम था और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो जब श्रीनगर में ट्रेन चलानी थी और कहीं न कहीं बीच में कार्य रुका भी था और जिस तरह से हमने देखा कि बाहर से जो इंजीनियर्स आए थे और कहीं न कहीं काफ़ी मशक्कत की उन्होंने, काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ये पुल बना पाए हैं और कहीं न कहीं उनको जो सामान देने के लिए उनको सभी को वहाँ पे बुलाया जा रहा है। संजीव, ये भी बताइएगा, चूंकि कई वर्षों का एक ख्वाब था कि कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का, और अब ये जो ख्वाब है या जो मंसूबा है यह मुकम्मल होने जा रहा है, तो आम लोग जो है कटरा के, वो इस को किस तरह से देखते हैं? जी, बिल्कुल बात की जाए तो जिस तरह से आम लोगों में अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं अगर कश्मीर की बात की जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अभी जिस तरह से ट्रेन श्रीनगर जा रही है, वहीं अगर कटरा की बात की जाए तो कुछ लोकल जो लोग हैं वहाँ के और जिस तरह से अपना गाड़ियों वाले लोग हैं, तो उनका यही कहना है कि जो कटरा का काम है, वो कम हो जाएगा। पर कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि दे जहाँ भी हो डेवलपमेंट करनी है। तो इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग पहले जो हाईवे थे वो बंद हो जाते थे। अगर किसी ने भी जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से बरसात के मौसम होते थे, नेशनल हाईवे बंद हो जाते थे और कई-कई घंटे लोग जो जाम में फँसे रहते थे। वहीं अगर बात की जाए तो जहाँ पे 3 घंटों में बंदा श्रीनगर पहुँच सकता है जम्मू से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रेल प्रोजेक्ट के ताल्लुक से जानकारी दे रहे थे। 19 अप्रैल को इफ्तिताह होना है, उद्घाटन किया जाएगा और इस उद्घाटन से पहले सिक्योरिटी अलग अलग जगहों पर बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा होना है और इस बड़े मंसूबे की तरफ जब सब नज़र दौड़ाएंगे तो बड़ी शख्सियात भी जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के बाहर से दारुल हुकूमत दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगी, तो उस एतबार से भी इवेंट बहुत बड़ा है, कामयाब हो, अच्छे से चले, इसके लिए तमाम तैयारियां अलग अलग जगहों पर दोनों प्रोविंसेस के अंदर की जा रही हैं। इस पर आगे भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हुआ चाहता है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो उस नौजवान से आपको मिलवाएंगे जो एक धोखाधड़ी के मामले में फंसा, फ्रॉड के तहत भारत से बाहर ले जाया गया, लेकिन अच्छी खबर जो हमारी जानकारी है कि नौजवान वापस भारत लौट चुका है। एक तो ये, दूसरा एक मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर या कुछ कॉल्स पर या मैसेजेस के नाम पर जॉब या नौकरी लेने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तहकीक के, और बाद में जाकर मुश्किलात खुद के लिए भी बढ़ती हैं, पेरेंट्स के लिए भी और रिश्तेदारों के लिए भी। साथ साथ दीगर कुछ खबरें भी हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए।
से की गई और अपील उस वक्त की गई जब राजौरी डे मनाया जा रहा था। तकरीबात अलग अलग मकामात पर फ़ौजी हिंद की तरफ से की जा रही थी। राजौरी के अंदर जहां पर एक अहम तरीन तकरीब हुई, बतौर मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गए और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े होंगे, तभी सलामती सूरत हाल यकीनी होगी, अमनो कानून की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक जब तक अमन नहीं होगा तब तक तरक्की मुमकिन नहीं है। ये हम सबको समझने की वक्ती तौर ज़रूरत है और एक ही फॉर्मूला है, पीस प्रोग्रेस का डेवलपमेंट की तरफ रास्ता है। राजौरी डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाया, खुलकर कहा कि सरहद पार से दुश्मन अभी भी मुल्क के अंदर या खास तौर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी के जरिए सूरत हाल को खराब करने की कोशिशों में मसरूफ है और इन कोशिशों को जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और दीगर तमाम एजेंसियां उस वक्त कामयाब बना रही हैं मिलिटेंट के मुकम्मल खात्मे के साथ, उन तमाम सिंपथाइजर्स के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो हमदर्दाना रवैया रखते हैं, उन लोगों के खात्मे के लिए भी काम है। और ये बड़ा काम है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को भी मुसलसल रोका जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर राजौरी के अंदर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अवाम से अपील की कि वो तमाम लोग जो तफरकाबाजी में इस वक्त मुलव्वस हैं, अवाम तफरका डालने वाली कुव्वतों या ताकतों की निशानदेही करें, इत्तेहाद और ताकत का मुजाहिरा करें। यही अलामत होगी कि तमाम लोग साथ हों, लोग मिलिटेंसी के खिलाफ जंग में शामिल हों, अमन और तरक्की दरहम बरहम करने की कोशिश नाकाम होगी जो सरहद पार से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सुनिए। संचार करना भी होगा जिन्होंने राजौरी पर आए संकट का डटकर मुकाबला किया था। राजौरी विजय दिवस युवाओं को देश प्रेम तथा देशभक्ति का एहसास कराने का एक अद्भुत अवसर हमें प्रदान करता है। यह विजय पर्व हमें उस संकल्प का भी स्मरण कराता है कि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे सेना के जाबाज जवान और भारत का एक एक नागरिक भारत की एक एक भूमि की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना के अजय सामर्थ्य और पुरुषार्थ का यह विजय दिवस हमें स्मरण कराता है कि हम अपनी एकता और सांस्कृतिक धारा को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी सच है कि आज हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुश्मन निरंतर आतंकी भेजकर हमारी शांति में खलल डालने का कुछ प्रयास कर रहा है। सामने हमारे बहादुर सैनिक और जवान डटे हुए हैं जो न सिर्फ उन खतरों को रोक रहे हैं बल्कि उसे समाप्त करने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और राजौरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी इनका बड़ा योगदान है। मैं आवाम के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ मिलकर ऐसे तत्वों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के आतंक को समूल समाप्त करने का व्रत आज हमें लेना चाहिए। अवाम की समझ शक्तियों का एकत्रीकरण ही आतंकवाद और दुश्मन के खतरे को पूरी तरह समाप्त करके शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विकास तभी होगा जब शांति स्थापित होगी। कुछ तत्व ये निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, शांति स्थापित करने में हमारे बहादुर जवान, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के लोग तो लगे ही हैं। अवाम का भी ये नैतिक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सलामती सूरत हाल के बाद सियासी मामलात पर जरा गुफ्तगू शनीद करते हैं और एक बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से कांग्रेस जराए बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई पार्टी की आला क़यादत की जानिब से करने की तैयारी की जा रही है और पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाई है उससे वो जो मुसलसल जन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि बहुत सारे लोग बाहर जा सकते हैं, ऐसी सूरत हाल बन रही है और पार्टी की आला कमान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला करते हुए कई लीडरान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। बड़ी खबर ये कि कांग्रेस की जानिब से कार्रवाई उस वक्त हो सकती है जब पिछले दिनों आपको याद होगा कि कांग्रेस के कुछ लीडरान की जानिब से जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक था, बाद में उनको लेकर कहा गया कि ये कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। अरकान की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के बयानात आए, लेकिन पार्टी हाईकमान किसी भी तरीके से इनडिसिप्लिन पार्टी के अंदर जो लोग क्रिएट करते हैं
उनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं, ये साफ कर दिया गया है। कुछ ऐसे लोग जिनको खुद साख्ता जिला सदर बताया जाता है, 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं जिन पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है, कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान किसी भी कीमत पर पार्टी जराये के मुताबिक नज्म जब्त जो बरकरार रखने का फैसला, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी के बावसूख जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सीनियर लीडरान की तरफ से नुमाइंदगी हासिल करने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इन लोगों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर के खिलाफ गुज़श्ता दिनों एक मुहिम का आगाज किया, उनके खिलाफ आवाजें बुलंद की और कांग्रेस के जराये ये विद इन पार्टी तस्दीक करते हैं कि तमाम लीडरान की फहरिस्त तैयार हैं जो पार्टी के आला क़यादत के खिलाफ हैं। और पिछले दिनों एहतजाज जब हुआ तो उसके बाद आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पार्टी की क़यादत तो अच्छी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है तो कई लोग जो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए वो तब्दीली चाहते हैं। फिर उसके बाद कार्रवाई का मुतालबा किया गया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने कहा कि ये कांग्रेस के लीडर ही नहीं है। फिर कांग्रेस से ये भी सवाल किया जाने लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है तो कम से कम इनको आप खुद ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, डिक्लेयर करें कि हमारे लीडर्स नहीं हैं। लेकिन अब जानकारी है कि कार्रवाई हो सकती है। इमरान नाइको हमारे साथ हमारे नुमाइंदा है। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं? कांग्रेस के में से क्या तस्दीक हो रही है? किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या मुतवक्के है? देखिए, पिछले तकरीबन 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि पार्टी में इस तरीके का खलफशार पाया जा रहा है। और खासकर जिस तरह से हमने कुछ पार्टी के से वाबस्ता लोगों को दिल्ली के अंदर पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करते हुए देखा, और जिसमें उनके नारे थे कांग्रेस को बचाओ, करा को हटाओ। लेकिन उसके बाद चूंकि जिन लोगों ने वो एहतजाज किया था वो उनकी चूंकि एक कोई बड़ी डिजिग्नेशन पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर कांग्रेस की पार्टी जो पार्टी कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन 10 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें उन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों का जिक्र किया कि जो ये एहतजाज जिन लोगों ने किया, और इस पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिनरी कमेटी है और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इनके पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पार्टी के अंदर पार्टी के नज्म ज़ब्त को जो है ख़राब करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में पार्टी की आला क़यादत इसको देख रही है, और जो हमारे पास इतलात हैं, एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर, ऑल्दो कि वो काफ़ी टाइम से पार्टी का हिस्सा है, कांग्रेस का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी में एक नज़म ज़ब्त को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, जो हाई कमांड है, वो एक्शन लेके, और इस सिलसिले में जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनको भी इस सिलसिले में खत भेजा गया है, और उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें कुछ पार्टी के सीनियर लीडर्स, और ये भी इतलात है कि वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर इन द पार्टी, उसको भी शायद उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पार्टी में नज़्म ज़ब्त को ख़राब करने की कोशिश की गई, जो कांग्रेस की आला क़यादत का मानना है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा, और हमने भी कई सारे लीडर्स से पर्सनली बात की और इस बारे में जानने की कोशिश की, और उनका यही कहना है कि ये कुछ एलिमेंट्स है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, पार्टी की जो साख्त है, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान, ये भी कहा गया ना कि कुछ लोग ऐसे थे जो खुद साख्ता थे, जो एस्टैब्लिश लीडरशिप नहीं थी। ये वाकई में कुछ जिला सदूर थे या खुद से बने थे, जो दिल्ली में भी हमने एहतजाज करते देखे? देखिए, जो लोग एहतजाज करते देखे उन लोगों को हमने भी कई बार कांग्रेस का जो फ्लैग है वो हाथ में थमाते हुए देखा। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो सीनियर लीडर्स के सामने बैठे थे। इलेक्शन के दौरान भी हमने उनको कांग्रेस में पाया, लेकिन इस तरीके की कोई बड़ी डेजिग्नेशन पार्टी के अंदर नहीं, या कोई सीनियर ऐसा लीडर नहीं जो हम देखें कि जो शायद पार्टी की तरफ से कोई बड़ा दचका हो। लेकिन जिस तरह से हमने कुछ सीनियर लीडर से बात की है, और जिस तरह से निजामुद्दीन भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, और उसमें हमने कुछ सवालात भी पूछे थे उनसे, और ये जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे कुछ पार्टी के लीडर्स हैं जो कभी एमएलए भी रहे हैं, जो कभी एमएलसीज भी रहे हैं, इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं। तो उनके खिलाफ पार्टी की जो हाई कमांड है वो एक्शन ले रही है, और ऑलरेडी कांग्रेस का ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर एक
सेंसिटिव रीजन है और यहाँ इस वक्त पार्टी के अंदर इस तरीके का खलफशार पैदा करना, बिल्कुल पार्टी के इमरान, अंदर जिस तरह इस से तरीके जम्मू कश्मीर में अब आइंदा वक्त में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर ये अंदरूनी लड़ाई का सिलसिला कांग्रेस पार्टी में जारी रहता है तो कितना बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर से उठाना पड़ सकता है? जाहिर सी बात है, चूंकि हमने देखा कि 2014 के बाद कांग्रेस न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अब चूंकि 2024-25 के इन असेंबली इलेक्शंस में जिस तरह से कांग्रेस की जम्मू कश्मीर के अंदर जो कारकर्दगी रही है, कुछ लीडर्स जीत के सामने आए हैं, तो सम हाउ और जब से पार्टी ने तारिक हमीद करा को सरबराह मुकर्रर किया है, ये मानना है तजिया निगारों का कि समहाउ यहाँ पार्टी स्टेबल हुई है। और दूसरी जानिब ये कि अब 2 जगहों पे बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं और साथ साथ अब जो आपने जिक्र किया कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इंतखाबात होने जा रहे हैं और बहुत कम टाइम है उसके लिए, और तकरीबन सभी पार्टियों ने उसकी तैयारियां भी शुरू की है, सरगर्मियां अपनी तरफ से शुरू की है। लेकिन इन सब के बीच में अगर पार्टी के अंदर इस तरीके की अंदरूनी लड़ाई या इस तरीके की अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस हो तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, इसका एक बुरा इम्पैक्ट होगा। और इस इम्पैक्ट को दूर करने के लिए अब हाई कमांड जो है पार्टी की या जो सीनियर लीडर्स है यहाँ पे, वो इस कोशिश में लगे हैं और बैक टू बैक मीटिंग्स भी हो रही है। जिस तरह से हमने कहा कि दिल्ली की लीडरशिप को भी एक बड़ा मेमोरेंडम यहाँ से भेजा गया है ताकि पार्टी को किसी किस्म का नुकसान ना हो मद्देनजर और रखते हुए फैसला लिया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। पार्टी हाईकमान कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। पार्टी के अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि जो अंदरूनी लड़ाई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश जारी है। पिछले दिनों जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर रिमूव कर्रा, सेव कांग्रेस के नारे दिए और फिर कहा कि मीर एंड कर्रा बिट्रेड कांग्रेस लीडर्स, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। और ये जो खुद साख्ता सदूर थे, लीडरान बने थे, पार्टी के सरबराहान खुद को बताते थे, इन तमाम लोगों का दरअसल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मगर फैसला अब मरकज़ ने करना है, आला क़यादत ने करना है। फीडबैक यहाँ से चला गया है, इन डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का भी इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों पर है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9:19 हुआ चाहते हैं। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के उस पार बिजली के हवाले से बात करेंगे। नौजवान की मौत का मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया, जिसके बाद पुलिस अथॉरिटीज़ को एक सख्त फैसला लेना पड़ा। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखेंगे और साथ साथ इस प्रोग्राम में दीगर कुछ मौज़ूआत भी है जिसमें स्कूलों के लिए एक नया फरमान या नई हिदायत जारी की गई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक बड़े इदारे की बात करेंगे जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस वक्त भी असामियाँ खाली हैं, लेकिन इदारा काम कर रहा है। ताज्जुब की बात है, सिस्टम चल कैसे रहा है। ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात।
वेलकम बैक। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं 9:22। स्टूडियो की घड़ियां इस वक्त बता रही हैं 9:40 के बाद आप कॉल्स करेंगे। चारों नंबर्स आपके स्क्रीन पर होंगे। इस बात उस नौजवान की जिसके पुरस्कार मौत के बाद हंगामा बरपा और पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई इस वक्त करनी पड़ी। राजौरी के दरहाल गांव में एक नौजवान की पुरस्कार मौत के बाद लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिनके मुताबिक नौजवान का कत्ल किया गया है और इसलिए इसकी तहकीकात गैर जानिबदाराना तरीके से होनी चाहिए। अब इसके क्या शवाहिद उनके पास हैं, क्या पुलिस को बताया गया है, इसके लिए ज़रूरी देखना होगा। तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT तश्कील दे दी गई है। 22 साला शेराज अहमद जो कि इतलात के मुताबिक थाना मंग दरहाल का रहने वाला है और शेराज जो पुरस्कार मौत इसकी हुई, पुरस्कार हालत में इसकी डेड बॉडी एक इलाके से मिली और इसके बाद मकामी इलाके के अंदर शदीद गमो गुस्सा है, रंज का माहौल इस वक्त है और मकामी लोग जो बड़ी तादाद में उसके बाद जमा हुए, इनने कहा कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तहकीकात इस मामले में हो, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इस मामले में जिम्मेदारान हैं। और यहाँ तक कि ये एहतजाज फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से कहा गया, जिनके मुताबिक ऐसी सूरत हाल इस इलाके के अंदर बनना जहाँ पुरअमन माहौल है, चंद पुरफितन लोग या फिर शरपसंद अनासिर हो सकता है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश करों और नौजवान की अचानक मौत हो जाना और वो भी पुरस्कार हालत में, इसका पता लगना चाहिए। DDC मेंबर दरहाल मोहम्मद इकबाल मलिक जिनने अफसोस का इजहार किया शेराज अहमद के इंतकाल पर, उनकी मौत पर, उन्होंने भी कहा कि उनकी जानिब से भी इस मौत के पीछे की असल वजूहात क्या हैं, क्या नौजवान का कत्ल हुआ है, कातिलों का पता लगाया जाएगा अगर इस तरीके से शवाहिद मिलते हैं, लेकिन हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। पुलिस अथॉरिटीज़ से उन्होंने अपील की, सिविल हुकाम से अपील की कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साथ साथ पुलिस और सिविल इंतज़ामिया को कहा गया कि फौरी तौर से मुतासरा ख़ानदान के साथ न सिर्फ इज़हार यकजहती से काम होगा बल्कि इन तमाम लोगों को सहारा देने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत इस वक्त है। गैर जानिबदाराना तहकीकात और फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तहकीकात होनी चाहिए। इधर इस मामले में SSP राजौरी गौरव सिकारवर की तरफ से फौरी कार्रवाई की गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले को तहकीकात के लिए उन्होंने तश्कील दे दी है। SSP सिकारवर जिनने कहा कि कोई भी जहाँ जहाँ से कोशिश हो सकती है, जहाँ इक़दाम किए जा सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, शफाफ तहकीकात हो, सवालात से पाक तहकीकात हो, हर मुमकिन कोशिश इस सिलसिले में की जाएगी। मकामी लोगों ने जब SIT के हवाले से ऐलान किया गया तो उसके बाद ख़ासतौर से जो लवाहिकीन थे उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया। मकामी नौजवान की मौत के पीछे वजूहात क्या हैं इसका पता लगाने के लिए पुलिस अथॉरिटीज़ पर दबाव बनाया गया, SIT तश्कील दी गई और शेराज की मौत के अलावा एक मामला जो मेंढर के अंदर भी सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर पेश आया, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी नौजवानों का मर्डर हुआ है और जानकारी के मुताबिक कॉलेज स्टूडेंट जो इतलात के मुताबिक जिस पर मेंढर के अंदर हमला हुआ है, अब पुलिस या सिविल अथॉरिटीज़ ने इस हवाले से तहकीकात हमारी जानकारी के मुताबिक शुरू की है, लेकिन ये पता नहीं कि नौजवान की मौत कैसे हुई है, इसका भी पता लगाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ मेंढर पुंछ के अंदर नौजवान का मुबैना कत्ल, इधर 22 साल के नौजवान की पुरस्कार हालत में बॉडी मिलने से खित्ते के अंदर तशवीश की लहर इस वक्त पाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात बिजली के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि सरकार ने इस हवाले से अब हदफ मुकर्रर कर लिया है और हदफ मुकर्रर कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में 500 मेगावाट बिजली जो है वो सोलर एनर्जी के ज़रिए हासिल की जाएगी। यानी 500 मेगावाट जो बिजली है वो शमसी तवानाई से हासिल की जाएगी। साथ ही साथ 1000 से ज़ायद जो सोलर प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाने का मंसूबा है और 22,000 ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनको सोलर जो पावर है उसमें मुंतकिल किया जाएगा और यह हदफ रखा गया है दिसंबर 2025 तक, यानी दिसंबर 2025 तक इस हदफ को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम पेशरफ्त में 500 मेगावाट शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है और दिसंबर 2025 तक तमाम सरकारी इमारत सोलर सिस्टम में मुंतकिल होंगी। इतलात के मुताबिक अंत्योदय अन्ना योजना यानी जिसे आप AAY कहते हैं, उसके तहत 15 लाख अफराद यानी 2 लाख कुंबों को मुफ्त बिजली भी इसी स्कीम के तहत दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 15 लाख अफराद AAY के तहत दर्ज है और 119 लाख की कुल आबादी का 12% इस स्कीम के तहत आता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने
गरीब तरीन तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए बड़ा इकदाम उठाया और AAY को हर माह 200 यूनिट बिजली फराहम करने का ऐलान किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया है। इस इकदाम का मकसद महंगाई और बिजली के बढ़ते नरखों के दरमियान कमज़ोर तबके को एक तरीके का सहारा देना है। और जम्मू कश्मीर में ख़ानदानों को कौमी ग़िज़ाई अक्टूबर 2024 तक 2.33 लाख की तरह रजिस्टर किया गया है, जिन्हें सरकार नफ्सा यानी सलामती कानून ने मुफ्त बिजली देने का मन बनाया है। इसलिए सरकार ने तवानाई की खुद कफालत की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी को फ़रोग देने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। और हुकूमत ने यह फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली तमाम नई सरकारी इमारत में सोलर पैनल्स की तनसीफ लाजमी होगी। फ़िलहाल 62 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा की जा रही है और हुकूमत का हदफ है कि दिसंबर 2025 तक तमाम 22,000 सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी 2027 तक इसमें शामिल किया जाएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत न सिर्फ सब्सिडी फराम की जा रही है बल्कि कई मकामात जैसे डल झील में शमसी तवानाई के मंसूबे कायम किए गए हैं। हुकूमत का इरादा है कि 2030 तक शमसी तवानाई से 500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इस मकसद के लिए बड़ी सनती ग्रुपों को सरमायाकारी की दावत दी गई है और जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट के तहत 1000 से ज़ायद सोलर प्लांट्स को अब JAKEDA अथॉरिटी ग्रेड करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। मालूम हुआ है कि कई साल कबल एक तहकीक में कहा गया था कि भारत में शमसी तवानाई सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मशरकी पहाड़ियों सिलसिले से पैदा की जा सकती है। इसके बाद सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करते हुए यहाँ पर कई एक बिजली प्रोजेक्ट तामीर करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन ये मंसूबे सस्ते रवि के शिकार हुए हैं। साबिक सरकार ने साल 2014 में दावा किया था कि कश्मीर वादी में उसके लिए कोई भी ग्रिड निज़ाम कायम नहीं है और 2019 में तरसील के अलावा पैदावार का निज़ाम कायम किया जाएगा, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। लेकिन अब हदफ के साथ सरकार सामने आई है और दिसंबर 2025 तक हदफ रखा गया है कि 500 मेगावाट शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने का हदफ रखा गया है। साथ ही साथ 1000 से ज़ायद सोलर प्लांट जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। 22,000 सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसमें कितना कामयाब हो जाती है। क्या ये जो हदफ रखे गए हैं क्या ये मुकम्मल हो जाएगा या नहीं। फ़िलहाल ये एक अहम पेशरफ्त है जहाँ एक तरफ से बिजली की कमी के हवाले से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ अब सरकार शमसी तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है और इस हवाले से 500 मेगावाट शमसी तवानाई के ज़रिए पैदा करने का हदफ रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुटवा के दूर दराज इलाके सरथाल वैली की करते हैं। बन्नी के रीजन में सरथाल वैली पड़ता है, एक दूर दराज का इलाका है, सरथल का इलाका है, एक दूर दराज इलाका है। लेकिन यहाँ पर अब मोबाइल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया गया है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि इस जगह को सयाहती नक्शे पर लाया जाए ताकि यहाँ पर सयाहत को फ़रोग मिले। और जो आम लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है। और कुटवा के सरथल इलाके में पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया गया है। मुकामी लोग ये कह रहे हैं कि मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है, सयाहती मुकाम के तौर पर उभरने की कोशिश है। और दूर दराज इलाकों में मौसूलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए ये इकदाम उठाया गया है, जहाँ पर एक अहम डेवलपमेंट सरथल वैली जो कि बन्नी रीजन कुटवा ज़िले में आता है, यहाँ पर पहली बार मोबाइल नेटवर्क को यकीनी बनाया गया है ताकि जो सयाह है उनकी तवज्जो इस इलाके की तरफ मबजूल की जाए, क्योंकि यहाँ पर एक कुदरती हुस्न से मालामाल इलाका है। और जो मकामी सयाह है लगातार इस वैली का दौरा कर रहे हैं और लगातार मकामी जो सयाह उनमें
इजाफा देखा जा रहा है और वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर मज़ीद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ जंगलात है यहाँ पर, और ताहम अभी यहाँ पर बेसिक कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस को सेहती नक्शे पर लाया जाए और यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मुहैया रखी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह इस सयाहती मकाम का दौरा करे। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो उन्होंने भी इस हवाले से अब राहत की सांस ली है जब से यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया गया है। उनका कहना था कि इससे पहले उन्हें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर फ़ोन कॉल करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस इक़दाम के बाद जब कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया गया है, नेटवर्क को यकीनी बनाया गया है, तो उनके मुश्किलात में भी कमी हुई है। उन्होंने इस वाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूस हुस्ना, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जो मुतल्लिका MLA है उनसे अपील की है कि इस इलाके को मज़ीद तरक्की दी जाए, यहाँ पर सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात रखी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पर इस इलाके का दौरा कर सके। और यहाँ पर मज़ीद इको टूरिज़म की ज़रूरत है, कल्चर को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि एक तो जो वहाँ के नौजवान हैं, मकामी नौजवान हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोज़गार के मौके फराहम हो सके। साथ ही साथ इस इलाके को भी तरक्की मिले और जो बुनियादी सहूलियात है वो यहाँ पर मैसर रखने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी यहाँ का दौरा कर सके और इस जो खूबसूरत इलाका है इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, यहाँ का नज़ारा कर सके। इस हवाले से मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा तालीमी इदारों की करते हैं। अब जैसे जैसे गर्मियों में हम सब ने कदम रखा है, समर सीज़न के बीच पिकनिक्स का एक सिलसिला शुरू होता है। सैर व तफरीह की गर्ज से तालीमी इदारों की जानिब से, बड़े इदारों की जानिब से, इंस्टीट्यूशंस की जानिब से स्कूल बसों का अहतमाम करके बच्चों को सैर व तफरीह के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हादसात से बचा जाए, नुकसान ना हो, इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से ज़रूरी हिदायत तमाम इदारों के लिए जारी की गई हैं। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN नीतू साहब की जानिब से एक एडवाइजरी तमाम इदारों के लिए वादी कश्मीर में बिलखुसूस जारी की गई है कि कम से कम जो ज़रूरी इजाज़त है या पेश की इजाज़त है वो लाजमी करार दी गई है। किसी भी तरीके से आप एक्सकर्शन या पिकनिक अगर आप इसका अहतमाम करना चाह रहे हैं ताकि बाद में जाकर कोई मुश्किलात पेश ना आए और कंसर्न लोगों से भी रब्ता किया जाए। कल हमने आपको बताया था कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी पिकनिक उस इलाके में, ख़ास तौर से गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में जाने वालों के लिए कहा था कि 5 दिन पहले वो परमिशन हमसे लें, हमें लिखें तहरीरी तौर पर या बताएं, जिसके बाद परमिशन आपको दी जाएगी। और अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स या बाकी जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उन पर भी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में डॉक्टर GN नीतू साहब की तरफ से एडवाइजरी के जरिए आगाह किया गया तमाम लोगों को कि एडवांस में इंफॉर्मेशन दी जाए, बताया जाए कंसर्न लोगों को कि हम पिकनिक जा रहे हैं। इसके लिए हालिया हादसे के बाद नाज़िम तालीम की जानिब से हिदायत इस वक्त आई जब हंदवारा के अंदर परसों आप सब जानते हैं बच्चे सुबह गर्मजोशी के साथ तलबा और तालिबात बसों के ज़रिए टुलिप गार्डन देखने निकले थे, लेकिन चंद बच्चे जो कफन में वापस लौटे। अच्छी बात ये थी कि ज़्यादातर बच्चे इस वक्त सेहतियाब हुए हैं या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। 2 बच्चियों की इसमें जान चली गई थी। शुमाली कश्मीर के इलाके में तमाम टीचर्स को कहा गया है कि वो स्टूडेंट्स के साथ कहीं किसी भी तरीके की आउटिंग के लिए या कोई पहले से प्लान बनाया होगा तो ज़रूरी या लॉजिस्टिक जो इंतज़ामात हैं, अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए पहले से इक़दाम किए जाएँ। स्कूल लाइफ का हिस्सा पिकनिक ज़रूर हैं, ज़रूर एंजॉय करें, दिन में जाएं, कहीं भी जाना है जाएं, लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर GN नीतू के मुताबिक आपकी सलामती, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो या बाकी अरेंजमेंट्स आपको करना है। इसके लिए हर एक स्कूल को ज़रूरी जो अप्रूवल है, ज़रूरी इजाज़त है या पेश की इजाज़त है वो नाज़िम तालीम के मुताबिक ज़रूर होगी। और इसमें टॉप ऑफिशियल्स पर बड़ी जिम्मेदारी इस पर आयद होगी कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि हम देखते थे निचले लेवल पर काम तो हो जाता था
लेकिन कई बार स्कूल अपनी मर्जी से ही काम करना शुरू कर देते थे, तो वो भी एक मुश्किल हो जाती थी। अब आगे बढ़ रहे हैं, जब इदारों की बात हो रही है तो एक बड़े इदारे की आपको खबर बताते हैं जिसे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक RTI में खुलासा हुआ है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर असामियाँ खाली हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, जो परेशानी का सबब है। लेकिन इस बड़े इदारे के अंदर भी तमाम शोबाजात के अंदर इस वक्त पोस्ट खाली पड़ी हैं और इदारे के अंदर 20% असामियाँ खाली हैं। RTI के जवाब में इंकिशाफ हुआ है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में फरवरी 2024 तक जो अप्रूव्ड या मंजूर शुदा 2859 असामियां हैं, तकरीबन 20% इनमें खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI के तहत दायर की गई एक दरख्वास्त का जवाब दिया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स में अमले की नुमाया कमी को उजागर किया गया है। जम्मू में मुकीम RTI कारकुन रमन कुमार शर्मा की तरफ से इस साल फरवरी में दाखिल की गई एप्लीकेशन में इंकिशाफ हुआ कि ज़्यादातर असामियां फैकल्टी की सतह पर हैं। इसमें 110 जूनियर असिस्टेंट्स के अलावा प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 200 से ज़्यादा अहम पोस्टें हैं जो खाली पड़ी हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद वानी ने अपने रद्दअमल में ये भी कहा है कि मंजूर शुदा 2859 असामियों के मुकाबले में 29 फरवरी 2024 तक 570 असामियां खाली थी। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर काम करने वाले वानी साहब ये भी बताते हैं कि प्रोफेसर की 56 मंजूर शुदा असामियां हैं, लेकिन 47 खाली हैं। 120 एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोस्टों में से 91 खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सिर्फ 291 असामियां पूरी की गई हैं। 80% दीगर असामियां खाली हैं और 7 डायरेक्टर्स की मंजूर शुदा पोस्ट भी, जिनके मुकाबले 5 इस वक्त खाली रही हैं। साथ में कंसर्न लोग ये भी बताते हैं RTI के जवाब में कि 110 जूनियर असिस्टेंट पोस्टें 180 की मंजूर शुदा तादाद के मुकाबले में अमले के बगैर काम कर रही हैं, खाली पड़ी हैं। RTI में ये भी इंकिशाफ हुआ कि कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, रिसर्च फेलो, इसके अलावा एडिटर कम लेक्चरर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, एडिटर कम रिसर्च असिस्टेंट, एडिशनल कंट्रोलर ऑफ इम्तिहान और असिस्टेंट स्टेट्स ऑफिसर के ओहदे भी दौरे हाजिर में खाली पड़े हैं। फरवरी 2024 तक मंजूर शुदा पोस्टें बेशतर जिनमें से खाली थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर्स व प्रिंसिपल नर्सिंग, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स नर्सिंग, 3 ट्यूटर्स नर्सिंग, 2 डिप्टी डायरेक्टर और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस में 1 डिप्टी डायरेक्टर और 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 9 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 2 जगहों पर तैनात अफसरान की तकर्री का भी इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। RTI के जवाब के मुताबिक यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स भी प्रिंसिपल के बगैर काम कर रहा है। 7 सीनियर इंस्ट्रक्टर, जिसको IMFA में से सिर्फ 3 ही महकमे में तैनात हैं, ये भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा ज्वाइंट रजिस्ट्रार की 3 पोस्टें खाली हैं। 2 डिप्टी रजिस्ट्रार कम डिप्टी कंट्रोलर एग्जाम खाली हैं। 7 असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहान खाली हैं। 2 असिस्टेंट प्रोग्रामर, 1 ऑडिटर, 3 कोचेस जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 हिंदी टाइपिस्ट और 5 जूनियर इंजीनियर्स की असामियां खाली पड़ी हैं। ये इस वक्त की हालत एक बड़े इदारे की है और तफसीलात कब की दी गई हैं? फरवरी 2024 तक जो मंजूर शुदा 2859 पोस्टें थी, इनमें से 20% खाली, और खाली क्या क्या थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा आपको सरहदी ज़िला राजौरी लिए चलते हैं और उस खूबसूरत मजहबी मकाम की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराते हैं जहां लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद हर हफ्ते जाते हैं। बात में बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह शादरा शरीफ की कर रहा हूं और शादरा के अंदर ये तस्वीरें अंदर की हैं, यानी बेशतर हिस्सों के अंदर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर आपने देखा होगा अहम तरीन मजहबी मकामात पर जदीद किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल करके खाना तैयार होता है। जम्मू कश्मीर की खानकाहों, दरगाहों या बेशतर जो मजहबी मकामात हैं, इस तरह की सहूलियात वहाँ पर नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और मरकज़ी वजारत की कोशिशों का नतीजा ये है
कि शाहदरा के अंदर खाना तैयार करने वाली, जिसमें रोटी, दाल, सब्जी, चावल और किसी भी तरह का खाना तैयार करने के लिए, ख़ासकर रोटी को बनाने के लिए और मशीन के ज़रिए आटा गूंदना, रोटी तैयार करना, गरम करना, इस्तेमाल करना, ये सारा सिलसिला हम मशीनरी के ज़रिए देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड हो जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर इसके अलावा मरकज़ी वजारत हो, अक़लियती अमूर की वजारत हो, किरण रिजिजू जिनकी इस मामले में काफ़ी तारीफ़ हो रही है, अगरचे वक्फ कानून के मामले में उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन जहाँ तक बात सहूलियात की है तो शाहदरा दरगाह जो हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह अलैहिर्रहमा की दरगाह है, रोज़ाना यहाँ हज़ारों ज़ायरीन आते हैं और हफ्ते की बुनियाद पर आप अगर कुल तादाद देखें तो लाखों की तादाद हो जाती है, जो सालाना उर्स होता है उसके दरमियान, और ये तादाद करोड़ों में भी गई है। हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह अलैहिर्रहमा जिनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी मंसूब है, लेकिन इस दरगाह पर जो सहूलियात हैं उस हिसाब से पीर पंचाल ख़ित्ते के अंदर या इस बेल्ट के अंदर ये दरगाह इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर की ये रिपोर्ट शाहदरा शरीफ दरगाह से। हज़ारों लोगों के लिए दाल चावल, हज़ारों लोगों के लिए चाय और रोटी का इंतज़ाम करना, यह दिल्ली का कोई दरबार नहीं, यह दिल्ली का कोई होटल नहीं, ये वो मकाम है जहाँ पर हज़ारों लोग सुबह शाम हर वक्त आते रहते हैं। ये जम्मू सूबे का वो दरगाह है जिसे बाबा गुलाम शाह बादशाह का नाम दिया गया है, और यहाँ पर जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये वो सोफिस्टिकेटेड लंगर है जहाँ पर रोटी ऐसे ऑटोमेटिक बनाई जाती है, यानी जिन लोगों ने यहाँ पर चाय पीनी है, रोटी खानी है, चावल खाने हैं, दाल के साथ रोटी खानी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल दाल चावल ही बनता है, मीट वाका नहीं बनता है, तो इसलिए इस तरह की रोटियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर टेक्निकली इन तमाम चीज़ों को बनाने और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और गैजेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। हमारे साथ वक्फ के सीनियर मोस्ट अफसर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। जी, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने यहाँ शाहदरा शरीफ पर क्योंकि 24/7 लंगर चलता है और मुलाजमीन की मुश्किलात को मद्देनज़र चेयरपर्सन साहिबा ने यहाँ पर किचन को मॉडर्नाइज्ड करने की कोशिश की, जिसमें यहाँ ट्रायल बेसिस पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल की हैं। हमारा रोटी मेकर जो सक्सेसफुल रहा, 1 घंटे में 1000 रोटी जो हम बनाते हैं और ज़ायरीन को भी वो सर्व करते हैं, सुबह भी, दिन में भी और शाम में भी। उसी तरीके से यहाँ पर डिश वॉशर भी लगाया गया और आने वाले टाइम में यहाँ पर सेल्फ सर्विस का सिस्टम, बुफे सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है और वो मुलाजमीन को भी सहूलत और जो ज़ायरीन है उनकी सहूलत के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिम्मेदारान जो बात कर रहे थे, और आप सब जानते हैं मॉडर्नाइज किचन जो है ये बहुत कम एरियाज़ के अंदर, और जम्मू कश्मीर में इस तरह का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम हमने देखा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से और मुलाजमीन की मुश्किलात का अजाला करने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और दीगर सीनियर अहदेदारान और मरकज़ की जानिब से कोशिश की गई, जिसका ये मस्बत नतीजा आपके सामने। 1 घंटे में 1000 रोटियाँ, और रोज़ाना बुनियादों पर चूँकि लंगर का अहतमाम होता है, जो लोग लंगर में जाते हैं उन लोगों के लिए भी खाना और बाकी सारी चीज़ें तैयार करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वक्ती तौर पर चीज़ें बेहतर हो सकें इसमें भी कोशिशें रंग लाई हैं, और जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट, गैजेट्स, मशीनरी जिसका इस्तेमाल यहाँ मॉडर्नाइज किचन के अंदर होता है, हज़ारों लोगों के लिए 1 दिन में खाना तैयार होता है बहुत कम वक्त लेकर, वो इसी मशीन का नतीजा भी है। आगे बढ़ते हैं, आप कॉल्स करिए, प्रोग्राम में आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साथ साथ जब तक आपकी कॉल्स आती हैं चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। खबर ज़रा आपको वस्ती कश्मीर के गांदरबल से बताते हैं। बेशतर इलाकों में आपने देखा होगा जहां पर गैर कानूनी कानकनी या माइनिंग पर सवालात उठते हैं, लेकिन कंगन गांदरबल के अंदर ज़रा मामला डिफरेंट है, मगर माहौलियात को और आबी ज़खायर को, ज़रिए राजी को शदीद किस्म का नुकसान पहुँचा है। मकामी लोगों की जानिब से कंगन सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल ज़िले के अंदर इस बात की तस्दीक की जा रही है। ब्रह्मसरी नाला जो कि चिनर एरिया है कंगन का, जहां मकामी लोग बताते हैं कि LNT या बाकी भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल यहां पर पत्थर निकालने के लिए, रेत और बाजरी निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, मगर इससे नुकसान एक बड़े इलाके को झेलना पड़ रहा है। जहां पर पानी जो इस ब्रह्मसरी नाले से गुजर रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज होना, ज़रिए राजी आसपास उनको ख़तरात लाहक होना,
फिर माहौलियात को नुकसान पहुंचा, वो जो तवाज़ुन बिगड़ रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार कंसर्न लोगों को ठहराया जा रहा है। मकामी लोगों में इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर के ब्यूरो चीफ सलीम वानी ने इस हवाले से लोगों की बात भी सुनी और अज खुद ग्राउंड पर जायजा भी लिया कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, जिस पर मकामी लोग बात कर रहे हैं। माहौलियाती कारकुन भी सवालात उठा रहे हैं। कंसर्न ऑफिशियल से जब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो गाइडलाइन से बाहर जाकर काम कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं यहाँ पर ग्राउंड पर जो नज़र आती हैं जिन पर तवज्जो वक्ती तौर देने की ज़रूरत है। अगर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। लैंडस्लाइड, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स, नुकसान आसपास इलाके को पहुंचा सकते हैं। ज़रिया राजी भी डूब जाएगी और जो मकामी लोगों का ज़रिया मुआश है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। सलीम वानी की रिपोर्ट देखिएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो ठीक है, श्रीनगर लेह हाईवे के नजदीकी इलाका वुसन चनर, यहाँ पे आपने देखा पिछले 2 महीने से लगातार ये जो एलएनटी काम कर रही है, जेसीबी काम कर रही है, यहाँ से रातों दिन जो टिपर्स लोड हो रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। अगर कंगन या वुसन या गांदरबल इलाके के नजदीकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, लेकिन 3 महीने से ये जो सरमाया यहाँ गांदरबल वुसन से लिया जा रहा है आखिर जा कहाँ रहा है। एक तरफ से डीएमओ गांदरबल ये कहा जाता था कि इसमें इंक्वायरी टीम भी बनाई गई थी, उसके बाद इसको यहाँ पे परमिशन भी मिला रहा, लेकिन खाली वुसन वालों का ये कहना है कि खाली ब्रह्मसरी नाला इन डेवलपमेंट प्रोजेक्टों के लिए है कि इस तरह इस ब्रह्मसरी नाला की जो हालत है पूरी तरह से हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कैमरामैन कि ब्रह्मसरी नाला जो इस टाइम इसकी हालत है, आप देखिए कि किस तरह इसको बर्बाद किया जाता है और पूरी तरह से इसको जहाँ पे श्रीनगर लेह हाईवे, थोड़ा आपको जूम भी करेंगे, यहाँ पे ये श्रीनगर लेह हाईवे का ब्रिज है जिसको यहाँ के इनके मुताबिक अब उसको भी खतरा है। लेकिन आप देखिए, अब आपको लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, कैमरामैन जरूर दिखाएगा, ये जो एलएनटी है ब्लू कलर की पिछले 2 महीने से लगातार इस ब्रह्मसरी नाला में है। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही आर्डर है कि एलएनटी हो या जेसीबी हो, किसी भी नाले में उसको इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा आर्डर है, यहाँ पे कौन सी चीज है, इससे शायद हमको लोगों को बाखबर करने की जरूरत है। साहब शुक्रिया कि आपको याद होगा एक बार आप लोगों ने यहाँ स्टोरी की थी और उसी टाइम ये काम बंद हुआ था। और अगर उस वक्त काम बंद हुआ था, फिर जो यहाँ पर कंसर्न माइनिंग डिपार्टमेंट है, माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, उन लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि इसको कोई कोर्ट का आर्डर है, इसे कोर्ट से आर्डर लाई। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, मुझे नहीं पता है कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट नाम, मैं ज़ाती तौर इसको जानता हूँ, मगर बदकिस्मती ये है कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि अगर किसी जगह से कोई चीज़ उठाई जाए, मगर जो तरीका माइनिंग डिपार्टमेंट ने इसके लिए रखा है उस तरीके से उठानी जानी चाहिए। मैं एसीपी, मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में क्राइम ब्रांच से गुजारिश करता हूं, प्लीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो हालात इस ब्रह्मसर नाला को, अगर यहाँ पर 9 मीटर या 9 मीटर आपको करना था ये काम, आपने 200 मीटर नीचे उतारा। ये इस हालात है कि यहाँ पर सारी जो जितना भी माइनिंग मटेरियल है वो सारा कुछ खत्म किया गया है। अब दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और इसकी जो वजह है, इसकी वजह आइंदा सालों में यहाँ के ज़मींदारों को भुगतने पड़ेगी, क्योंकि वाटर गिलास जो होंगे वो कम हो जाएंगे और उनकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सूख जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ के कंसर्न डीसी साहब से या कंसर्न जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस नाले पे आप काम बंद कीजिए। अब जो हुआ सो हुआ, जितना भी यहाँ पर लूट खसुट हुआ है इस नाले में, अब मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये होना नहीं चाहिए था, आपके आंखों के सामने हो रहा है। अब प्लीज़ जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उनसे मेरी गुजारिश है कि ये काम बंद किया जाए। हमें एक रिपोर्ट दी बात तौर पे कि यहाँ पे जो कुछ भी माइनिंग हुई है, कोई एक्सेस नहीं हुई है, एज पर साइट प्लान हुई है, नथिंग, कोई भी किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं है। बात तौर पे उस कमेटी ने जब हमें लिख कर दिया हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस ने, अकॉर्डिंगली फिर हमने तकरीबन 1.5 महीने के बाद वहाँ काम रिज्यूम किया और अब तकरीबन वहाँ आज 2 महीने हो गए हैं फिर काम चलते हुए। लेकिन आज फिर कुछ लोगों ने वहाँ ये क्वेश्चन रेस किए हुए हैं कि वहीं पर कुछ एक्सेस माइनिंग होगी या साइड मिलान में है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, हम एक बार दोबारा अपने हेडक्वार्टर्स को लिखेंगे कि प्लीज़ आप आइए और दोबारा एक बार इसको देखिए कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हुई है। अगर हुई होगी तो हम अकॉर्डिंगली ही वैसे ही काम करेंगे। अगर हमें लगेगा कि इसने वायलेशन की है जो हमारे रूल्स के तहत।
चलिए, ये बात थी महकमा कानूनी के हवाले से गांदरबल से खबर। अब ज़रा कुछ एक मिनट्स हमारे पास हैं, आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फर्स्ट कॉलर लाइन पे हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? जी आदाब, मैं जप्ती कॉलोनी जम्मू। जी आदाब सर। सर मुझे बताइए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की इनको डायरेक्शंस है हर एक ऑफिसर को कि आपसे अगर आरटीआई के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो उसका जवाब दिया जाए। सर हमने पीछे एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन जिन चीजों में करप्शन है वहाँ इन्होंने नॉट एप्लीकेबल आगे लिख दिया, उनका जवाब ही नहीं देते हैं। अब हम इस पे अगर फर्स्ट अपील डालते हैं तो वो भी उसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर देगा। मैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, सर मुझे बताइए, अगर आरटीआई में कोई जवाब मांगा जाता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए ना। ये बड़ी बदकिस्मती है। एक ही रास्ता बचा है आम लोगों के पास कि वो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करें, और वो भी अगर इस तरीके से है जो आप बता रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कंसर्न लोगों पर बड़ी बातें तो हुई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाउस के अंदर, हाउस के बाहर काफ़ी बातें इस पिछले सेशन में हमने देखी। अगर कंसर्न लोग जवाब नहीं देते तो फिर किसी न किसी को तो आगे आकर खुलकर बात करनी पड़ेगी कि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक ही रास्ता बचा 20 साल से तकरीबन कि आप सरकारी कामों का ब्यौरा ले सकें सरकारी अफसरान से। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इस पर शायद अफसोस के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर लें जनाब। अर्ज जनाब अम ब्रोह करे 2-3 कॉल मे, मगर द्राव न फायदा कह। मसला क्या हो? सड़क जनाब खास हालतन मन। मेहरबानी कर महल खुशहाल सर जडीबल जडीबल तुम वातनावा कंसर्न अथॉरिटी तक यह कत या मुतलका MLA तक कत कि ये सड़कन हालत खस्ता हाल तिहद तरफ क्या जवाब आ? तम दोपन क्या कॉल लगे वन वन लगे टाइम चलो जरूर ये कत बे तुम कंसर्न MLA तो कंसर्न अथॉरिटी तक तो खुशहालपुरा जडीबल इलाक उम्मीद करो जे ये सड़क खस्ता हाल गम यह मरम्मत करना, बेहतर सड़कें तैयार करना। और एक कॉलर दे दीजिए। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अशरफ हूँ सर, यहाँ उमराबाद से। जी अशरफ साहब। सर हमारे म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक ड्रेन खुलवाई गई, दिसंबर में इसका अलॉटमेंट हो गया, दिसंबर 24 में जी। उसको टाइमलाइन दिया था 50 दिन, और तब से ये ड्रेन बन रही है। आज अप्रैल चल रहा है, ड्रेन अधूरी छोड़ी उन्होंने, बिल निकाली मार्च के एंडिंग में। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दून स्कूल के नजदीक, दून इंटरनेशनल स्कूल में तकरीबन 3000 बच्चे पढ़ते हैं। जब बारिश होती है तो कीचड़ उनके कपड़ों में लग जाती है, 3000 बच्चों को पैदल चलना पड़ता है। हमें बीमार को लेके कांधों पे ले जाना पड़ता है, गैस पट्टी अपने कांधे पे ले जाना पड़ती है घर। तो हम बड़े परेशान हैं, यहाँ पे पैदल नहीं चल पा रहे हैं। तो ये ठेकेदार जो म्यूनसिपलिटी का है, म्यूनसिपलिटी ने ये काम करवाया है, तो वो कोई तवज्जो यहाँ देते नहीं। हम बिल्कुल परेशान हैं। हमने अपने MLA साहब को भी फोन किया था, मुझे लग रहा है वो भी बेबस है, समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। आपके MLA साहब कौन है? ये तारिक मीर करा साहब। कोई बात नहीं, आज करा साहब के नोटिस में हम ज़ाती तौर पर भी मामला लाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक नाली अगर ठीक नहीं होती और डेडलाइन उस पर भी गुजर जाती है तो बड़े प्रोजेक्ट्स को तो छोड़ ही दीजिएगा। कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? मैं बशीर अहमद राना वादी से अर्ज कर रहा हूँ। जी बताएं। आपने अभी न्यूज दी है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने आउटिंग के लिए ऑर्डर निकालने की जरूरत की है। जी ठीक है, उसे किया, लेकिन उसे क्या होगा? एक्सीडेंट तो हो सकते हैं। जब उनको वहाँ जलसा स्कूल जलसा या कॉलेज से जलसा निकालना होता है तो उसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे को आउटिंग के लिए लेना है तो उसके लिए ऑर्डर जरूरत है। वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन स्कूल में क्या करेगा? उसके अफसर को क्या बताएगा जो हाई स्कूल का हेडमास्टर हो या कोई और हो,
उसे वो क्या करेगा? नहीं, एडवाइजरी जब भी जारी होती है वो इसलिए नहीं होती कि हादसा रोका जाए, हादसा रोका जाए। ये हादसा बस का हुआ है, स्कूल के किसी का नहीं हुआ है। आप उस पर सब ये दीजिए, और आप न्यूज चलाते रहते हो कि ये है, यूसुफ साहब ने ये किया है, वो किया है, क्या किया है? नहीं, परेशानी ये है ना कि आप अब अगर सरकार आपके साथ कहीं ताउन कर रही है, डिपार्टमेंट आपके साथ ताउन कर रहा है, तो एज ए पेरेंट आप भी उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हादसा रोकना इंतजामिया के हाथ में नहीं है। बुनियादी सवाल सिर्फ इतना है कि बहुत ज़्यादा, हमने कल ही खबर में कंफर्म कर दिया था कि जीडीए की तरफ से जो ऑर्डर आया वो इसलिए आया कि रश बहुत ज़्यादा है सयाहती मकामात पर, ना पार्किंग के लिए स्पेस है, ना सड़कों पर कहीं जगह है, और पहले से हमारी सड़कों का हाल क्या है वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। वो एहतियाती इकदामात उठाए जाने चाहिए जिनकी ज़रूरत वक्ती तौर पर है। अगर वो उठाए जा रहे हैं फिर तकलीफ किस बात से? डिपार्टमेंट अगर कोई काम कर रहा है, हम उस काम को एज इट इज़ आपके सामने रख रहे हैं, जो गलत करता है वो भी आपके सामने रखते हैं। अब पता नहीं आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है, ये तो आप डिसाइड नहीं करेंगे काम अच्छा या गलत है। सरकारी ऑर्डर हमारे हाथ में होता तभी आपके सामने पढ़कर सुनाते हैं। डिपार्टमेंट जहां गलती करता है, जहां उसकी कोताहियां हैं, सरकारी स्कूलों में सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, हम खुलकर बात कर रहे हैं और पिछले 1 साल से कर रहे हैं। ये भी तो अफसरान की गलती है, और आज वही अफसरान आपके बच्चों की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए जब ऑर्डर जारी करते हैं तब भी आपको तकलीफ होती। बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए बार बार अपील की जाती है कि आप ताउन करें, आपको करना कुछ नहीं है, जो हम कह रहे हैं थोड़ा सा उसको मान लीजिएगा, बाकी अथॉरिटीज़ पर छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और 10 बज रहे हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन। सलाम जी के में बस इतना ही।